हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड सिविक्स बुक का हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1916, राइट। इसके पहले के जो चैप्टर्स है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में वो है। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो आई बटन पे लिंक है, आप वहां से जाके उनको देख सकते हो। इस चैप्टर का हम देखेंगे सिलेबस क्या है, नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इसमें हमें पढ़ना है ब्रीफ मेंशन ऑफ द कॉजेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इट्स पर्सपेक्टिव बाय द नेशनलिस्ट, यानी बंगाल का पार्टीशन पढ़ना, उसके कॉजेज क्या रहे हैं। और कॉजेज दो तरीके से, कि एक तो जो ब्रिटिशर्स ने बताया और दूसरा नेशनलिस्ट का पर्सपेक्टिव क्या रहा, उन्होंने किस तरीके से उसको देखा, राइट। देन हमको पढ़ना है ब्रीफ मेंशन ऑफ द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907, जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसमें आइडियोलॉजी के बेस पे 1907 में एक स्प्लिट हो गई थी, वो सूरत के सेशन में हुई थी, इसलिए उसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं। तो उसके बारे में पढ़ना है। देन है हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द रेडिकल्स, रेडिकल्स का जो स्ट्रगल है उसके मेथड्स क्या क्या रहे हैं और उनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहे हैं। अब कहोगे सर रेडिकल्स कहां से आ गया, यही जो सेकंड फेज के नेशनलिस्ट हैं इन्हीं को हम रेडिकल कहते हैं और इन्हीं को असर्टिव नेशनलिस्ट भी कहते हैं। तो तीन नाम है, आप सेकंड फेज नेशनलिस्ट कह लो, असर्टिव नेशनलिस्ट कह लो या रेडिकल्स कह लो, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले को आप क्या कहते थे, अर्ली नेशनलिस्ट जिनको आप कहते थे, या मॉडरेटर्स कहते थे, ठीक है। और यही जो थ्री मेन रेडिकल हैं, लाल बाल पाल का ट्रायो, लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना सिलेबस में है, एनी टू कंट्रीब्यूशंस, राइट। तो ये है हमारा सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम आपको और बताएंगे, जैसे हम लोग पहले अर्ली नेशनलिस्ट को पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम सेकंड फेज के नेशनलिस्ट हैं उनको कंपेयर भी कर देंगे आपके लिए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो और एक आपका बढ़िया कंसेप्ट बन सके यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ेंगे। उसके पहले आपको हम बता दें कि चैप्टर तो यहाँ पे आपको पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन पे जो प्रैक्टिस करनी है उसके लिए हम आपको रेफर करेंगे ये बुक, जो कि है आईसीएसई क्वेश्चन बैंक, ठीक है। किसकी है ये, वो सवाल गुरुकुल की है, ठीक। इसमें हिस्ट्री एंड सिविक्स के पूरे पेपर हैं और मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है ये, आप इसको परचेज करो। यहाँ से आप क्वेश्चन जो है, ठीक है, पूरी इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपके हैं, उनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अप टू द मार्क। ये पेपर के लिए आपके बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। लिंक जो है वो ओसवाल वेबसाइट की भी वहां पे दी हुई है और अमेजोन की भी दी हुई है, कहीं से आप उसको परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंगाल के पार्टीशन के, और बंगाल पार्टीशन में आपको 3 डेट्स याद रखनी है, ठीक है। कौन सी डेट, 3 डेट्स, जिसमें आपको एक डेट याद रखनी है जुलाई में, जुलाई मंथ में 1905 के। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है, तो 1905 का अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर छोड़ दो, आ जाओ अक्टूबर का, यहाँ पे 1905, ठीक है। कौन कौन से, 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर, ठीक है। ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है बंगाल पार्टीशन के लिए। क्या क्या हुआ था, 20 जुलाई 1905 को अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है। अनाउंसमेंट हुआ था किसका, बंगाल के पार्टीशन का, उसके प्लान का, ठीक है। किसने किया था, ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। यहाँ पे भी जैसे लॉर्ड लिटन की रिप्रेसिव पॉलिसी पढ़े थे, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन की रिप्रेसिव पॉलिसी आप पढ़ोगे। तो इसने अनाउंसमेंट किया था जिसमें किस तरीके से उसका पार्टीशन किया जाएगा, कौन से बेस पे किया जाएगा, उसकी क्या स्कीम है, ये सब इसमें हुई थी। और जब ये अनाउंसमेंट किया गया तो अनाउंसमेंट के बाद में एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। एंटी पार्टीशन मूवमेंट कब शुरू हुआ, 7 अगस्त 1905 को एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ, ठीक है। लेकिन इस मूवमेंट का कोई फर्क इस पे नहीं पड़ा और ये जो प्लान बना था वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इम्प्लीमेंट कर दिया गया कब, 16 अक्टूबर 1905 को ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो 3 डेट्स आपको इस तरीके से यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, वैसे तो हमें केवल कॉजेस पे बात करनी है, लेकिन ऐसा है नहीं कि कुछ छोड़ते हुए चलेंगे। जैसे एक हम लोग पहले कंसेप्ट बनाते हुए देखेंगे, तो आप उस टाइम पर अगर आप बंगाल देखोगे, यानी जिस चीज को उस टाइम बंगाल कहते थे वो बंगाल दरअसल क्या था, तो आज के टाइम पे अगर उसको हम देखना चाहेंगे तो आज के टाइम पे उसमें आपका जो आपका वेस्ट बंगाल है वो था आपका, ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल था। जो आपका बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश है वो आपका उसमें था, यानी ये पूरा यही बंगाल, मतलब जब पाकिस्तान बना उस टाइम पे भी इस चीज को बंगाल कहते थे, ठीक है। तो लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखो तो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश जो अपना एक कंट्री है वो था, इसमें असम था, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका ओडिशा था, छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट था, छोटा
नागपुर और बिहार। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छोटा नागपुर, असम, इतना बड़ा ये था, ठीक है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 80 मिलियन की पॉपुलेशन थी। ये उस टाइम का क्या था, बंगाल था, ठीक। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो ये उस टाइम का बंगाल था, इसको पार्टीशन किया गया था। अब जो पार्टीशन किया गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट इसका जिसको नेम दिया गया बंगाल, जिसको क्या नेम दिया गया, बंगाल, और दूसरा कहा गया इसको ईस्टर्न बंगाल एंड असम, ठीक। तो ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। अब जो डिवाइड करने का रीजन लॉर्ड कर्जन ने बताया कि इसलिए इसको डिवाइड कर रहे हैं, वो उसने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम या एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्सेस की 80 मिलियन की पॉपुलेशन है और इतना बड़ा एरिया है, इसको एडमिनिस्टर करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसको हम दो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड किए दे रहे हैं, ठीक है। तो सबके समझ में आएगा, हाँ भाई सही है, वास्तव में बहुत ब्रॉड रीजन है और ज्यादा पॉपुलेशन है और इसको एडमिनिस्टर कर पाना, गवर्न कर पाना मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आती है कि हाँ चलो भाई तुमने इसको डिवाइड किया हो, लेकिन जो इसकी स्कीम थी, जब हम उस स्कीम को स्टडी करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ जो नेशनलिस्ट के पर्सपेक्टिव थे वो क्यों अगेंस्ट में थे, यानी क्यों एंटी पार्टीशन मूवमेंट यहां से स्टार्ट हुआ। तो यहां पे दरअसल हुआ ये कि आप असम वाला देख लो, असम वाला रीजन, या जो वेस्टर्न बंगाल और असम वाला रीजन था, ईस्टर्न बंगाल और असम वाला रीजन था वो देख लो, और ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला जो रीजन था इधर का वो देखो। तो इसमें एक सेंटर में पार्ट पड़ा जिसमें प्योर बंगाली स्पीकिंग लोग होते थे, इधर वाले हिंदी पट्टी पड़ जाती थी, हिंदी वाला प्रोविंस पड़ जाता, जैसे ये बिहार वाले, उड़ीसा वाले, ठीक है। तो इन्होंने इस हिसाब से इसको डिवाइड किया, इस हिसाब से डिवाइड किया कि ये जो हिंदी वाले थे और इधर हिंदू मेजॉरिटी थी, बिहार उड़ीसा इधर क्या थी, हिंदू मेजॉरिटी थी, और इधर जो थी इधर मुस्लिम मेजॉरिटी थी इधर वाले में, और बीच में बंगाली, जो प्योर बंगाली लोग थे वो बीच में रहते थे। तो इन्होंने इस तरीके डिवाइड किया कि ये बीच ऐसा डिवाइड कर दिया कि जो बंगाली लोग थे, प्योर बंगाली स्पीकिंग पर्सन जो थे, ये भी टू हाफ्स में हो गए, इधर मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई, इधर हिंदू मेजॉरिटी हो गई, और जो बंगाली हिंदू थे, यानी जो बंगाली हिंदू थे, जो प्योर नेशनलिस्ट हुआ करते थे उस टाइम पे, सबसे ज्यादा जो एक तरीके रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, वो दो हाफ में बढ़ गए, वो दोनों तरफ माइनॉरिटी में चले गए। तो इधर मुस्लिम मेजॉरिटी है, इसका मतलब क्या, इधर हिंदू माइनॉरिटी हो गई, भाई एक मेजॉरिटी दूसरा माइनॉरिटी, तो इधर हिंदू माइनॉरिटीज में आ गए, इधर मुस्लिम माइनॉरिटीज में आ गए, ठीक, यानी इधर हिंदू मेजॉरिटी में हो गए, ठीक है। और ये जो हिंदू बंगाली जो थे, हिंदू बंगाली, ये क्या हुए, ये दोनों तरफ माइनॉरिटीज में चले गए। तो यानी इन्होंने जो ये पार्टीशन किया, ये पार्टीशन इन्होंने किस बेस पर कर दिया, रिलीजन बेस पर कर दिया, ठीक है, किस बेस पर किया, रिलीजन बेस पर किया। तो दिखाया तो उन्होंने कि हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम की वजह से कर रहे हैं, लेकिन किया इन्होंने दरअसल पार्टीशन जो किया उसमें उनके जो हिडन मोटिव्स थे वो नेशनलिस्ट ने पकड़ा कि यहाँ पे जो पार्टीशन कर रहे हैं वो रिलीजन बेस पे है। किस बेस पे है, रिलीजन बेस पे है, और कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी तरीके से डिवाइड एंड रूल कर दिया है। एक तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई है, एक तरफ हिंदू मेजॉरिटी हो गई है, जिधर मुस्लिम मेजॉरिटी उधर हिंदू माइनॉरिटी में है, जिधर हिंदू मेजॉरिटी उधर मुस्लिम माइनॉरिटीज में है, और यहाँ पे जो बंगाली हिंदू थे वो दोनों तरफ माइनॉरिटीज में चले गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आप कहोगे कि सर ये रिलीजन के बेस पे आखिर इन्होंने क्यों कर दिया। तो अगर आप पिछले चैप्टर में भी पढ़े हो, और अगर आप राजा राम मोहन राय को पढ़ रहे हो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के पढ़ रहे हो, अरविंद घोष को पढ़ रहे हो, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ रहे हो, तो आप वहां पर ये देख रहे हो कि कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म का एक फोकस एरिया था वो यही बंगाल ही था, क्योंकि सबसे पहले अगर कहीं पे कह सकते हो कि रेनेसां का जो पीरियड आया वो सबसे पहले बंगाल में आया। सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग, सबसे ज्यादा रिवोल्यूशन करने वाले लोग, सबसे ज्यादा एक एलीट क्लास, एजुकेटेड क्लास, वो सब बंगाल से निकल रही थी। जो राइज ऑफ टाइड था नेशनलिज्म का वो कहाँ से आ रहा था, बंगाल से आ रहा था। हिंदू मुस्लिम यूनाइट थे वहां पे, और सारा नेशनलिज्म, सारा एक एलीट क्लास जो है, एजुकेटेड क्लास, वो सब कहाँ से जो है कलेक्ट हो रहा था, वो सब बंगाल से हो रहा था। तो वहां का उस राइजिंग टाइड को खत्म करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए
इन्होंने ये डिवीजन किया। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये थी कि उस राइजिंग टाइड को खत्म करने के लिए कि अब क्या होगा अगर दो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो जाएंगी, वो भी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी बेस पे हो जाएंगी, तो ये क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं इसको कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लेकर के आएंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जहाँ पे हिंदू मिनॉरिटीज में है यहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो जाएगी और यहाँ इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी ये अपने आप में ये रिलीजन बेसिस पे अपने ही प्रॉब्लम में ये फंस जाएंगे और जो एक इनका ग्रेट मोटिव्स है, लार्जर इंटरेस्ट है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रिलीजन के बेस पे डिवाइड कर देना था और क्या था, इन जो है राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म को क्या करना था, इनको सप्रेस करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया। जल्दी से इसको समअप कर लेते हैं। अनाउंसमेंट की जो स्कीम आई थी उसमें यह था कि बंगाल को इनको डिवाइड कर देना है, 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। उस टाइम का बंगाल जो इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम का पूरा पार्ट शामिल था। ईस्टर्न बंगाल एंड असम एक पार्ट बन गया, बंगाल दूसरा पार्ट बन गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो ईस्टर्न बंगाल वाला पार्ट है बांग्लादेश, उसी में से ये पार्ट निकल के गया और बांग्लादेश में खूब ज्यादा मुस्लिम है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि बांग्लादेश जो है मुस्लिम मेजोरिटी वाला रीजन बन गया और जो वेस्ट बंगाल है ये आपका बन गया हिंदू मेजोरिटी वाला स्टेट बन गया। और जो सेंटर में जो प्योर बंगाली लोग थे उनको वहां बीचों बीच से डिवाइड किया गया, तो इसलिए जो बंगाली स्पीकिंग लोग थे वो क्या हुए, वो मिनॉरिटी में आ गए। आप कहोगे सर कि ये और कैसे जाना जा सकता है, 1911 में जब इसका एनलमेंट हुआ था, यानी ये रद्द कर दिया गया था डिवीजन, तो रद्द करने के बाद में ये नहीं किया गया था कि जैसे पहले प्योर बंगाल था वो पूरा बंगाल ही छोड़ दिया, वो नहीं किया गया था। डिवीजन का बेस बदल दिया गया था, इसको कर दिया गया था लिंग्विस्टिक बेस पे। 1911 में जब इसको एनल्ड किया गया, यानी ये वाला जो डिवीजन था, तब इसको लिंग्विस्टिक बेस पे किया गया और लिंग्विस्टिक बेस पे ये कर दिया गया कि बंगाल अलग किया गया, बिहार अलग किया गया, उड़ीसा अलग किया गया, असम अलग किया गया। तो इस तरीके से लिंग्विस्टिक बेस पे कि इधर असमीज बोलने वाले लोग हैं, इधर हिंदी बोलने वाले लोग हैं, यहाँ बंगाली बोलने वाले लोग हैं। तो अगर इस बेस पे पहले ही वो किए होते तो वो लिंग्विस्टिक बेस पे रहता और वो ये माना जाता कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये चीज किए हैं और उनका कोई हिडन मोटिव नहीं है। तो आई होप अगर अब यहाँ पे कुछ भी आपसे पूछा जाए कि नेशनलिस्ट के पर्सपेक्टिव क्या थे, तो उनका यही था कि ये रिलीजन के बेस पे डिवाइड किया जा रहा है और नेशनलिज्म को वीक करने के लिए डिवाइड किया जा रहा है। तो 2 मेन रीजन यहाँ पर हो गए। कॉजेज क्या थे, तो कॉजेज यही थे। ठीक है, कॉजेज में आप यही बताओगे कि लॉर्ड कर्जन ने जब डिक्लेयर किया था उसने यही कहा था कि चूंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना ब्रॉड एरिया है, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम इसको पार्टीशन इसका कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो आई होप ये टॉपिक आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं ब्रीफ मेंशन ऑफ सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। उसके पहले, क्योंकि ये समझने के लिए हमको ये जरूरी है, क्योंकि स्प्लिट जो हुआ था ये कांग्रेस के बीच में स्प्लिट हुआ था और ये आइडियोलॉजी के बेस पे हुआ था। आइडियोलॉजी में दरअसल बात ये आई थी कि जो सेकंड फेज स्टार्ट हुआ तो इसमें कुछ अलग नहीं हुआ था। इसमें दरअसल ये हुआ कि जो पहले से जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, तो सिंस द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस नेशनलिस्ट, सिंस द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस यानी 1885 से ये लोग अपने तरीके से 3 P's का यूज करके, जो आपने 3P प्रेयर, प्ली, पिटीशन जो आपने देखा और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ सब्सटेंशियल मिल नहीं पा रहा था। ठीक है, कुछ अचीव नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच से कुछ ऐसे लोग आए जो अपने ये सब देख देख करके बोर हो गए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, कि जब वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, हम इतने अच्छे से इनसे बातचीत कर रहे हैं और ये आकर के पूरी तरीके से क्या कर दिए, बंगाल का पार्टीशन कर दिए। ये क्या किए, ये जो है प्रेस एक्ट ले आए, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट ले आए, यूनिवर्सिटी एक्ट ले आए, यानी तो राइट्स देने के बजाय और ज्यादा हमारे राइट्स छीने ले रहे हैं। तो ये चीज जब उन्होंने देखा तो उसी में कुछ लोग अपने आइडियोलॉजी में रेडिकल हो गए, इसी कांग्रेस के अंदर में। तो जो रेडिकल हो गए, ठीक है, तो रेडिकल हो गए या कह सकते हैं, या इन्हीं को असर्टिव कह लेते हैं, असर्टिव। ये कौन लोग थे, ये मॉडरेटर्स थे। यानी इसी में आइडियोलॉजी के बेस पे इनके बीच में कुछ धीरे धीरे गैपिंग बनने लगी। यानी कुछ लोग ये कह रहे थे नहीं अपना मेथड सही है, काम कर रहा है, धीरे धीरे ही सही काम करने लगेगा। लेकिन कुछ लोग इसमें थे कि यार पागल हो गए हो क्या, 1885 से इस तरीके से चीजें शुरू हो रही, मिल कुछ नहीं रहा है, हम लोग धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं, इंडिया गरीबी के दौर में चला जा रहा है, पूरी तरीके से इकोनॉमिकली वीक हो चुका है, पावर्टी इतनी ज्यादा है और ये लोग कुछ सही करने के बजाय सब खराब किए दे रहे हैं। तो इस तरीके से इनमें आपस में आइडियोलॉजीज की लड़ाई शुरू हो गई थी। ठीक है, तो वही हम ये यहाँ पे सबसे, और उसी बेस पे क्या हुआ था कि यहाँ 1907 में ये वाले अलग हो गए थे, मतलब इनको निकाल दिया गया था कांग्रेस से, रेडिकल अप्रोच वालों को, तो वही सूरत स्प्लिट हो गया था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे आइडियोलॉजी में कितने डिफरेंसेस थे। यानी हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे अर्ली नेशनलिस्ट को और रेडिकल्स को, या सेकंड फेज के नेशनलिस्ट को सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे। तो सूरत स्प्लिट के जो हमें
कॉजेज हैं वो तुरंत पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका कंपैरिजन दोनों का। तो देखिए यहाँ पे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द अंपायर, यानी उनको ब्रिटिश अंपायर के अंडर में ही उनको काम करना था, नहीं वो अंदर एक सिस्टम चलाना चाहते थे जिसमें जो है उनको सवरेनिटी नहीं चाहिए थी टोटल, ठीक है, सवरेनिटी नहीं चाहिए थी। जैसे अब इंडिया सवरेन कंट्री है, सवरेनिटी में ये होता है कि फॉरेन मैटर्स जो हैं, अगर कोई नॉन सवरेन कंट्री है तो फॉरेन मैटर्स जो हैं वो यहाँ पे ब्रिटिश अंपायर के अंडर में रहेगा, ठीक है, यानी मेन जो कुछ आउटसाइडर मैटर है, आउटसाइड मैटर्स वो अंपायर के अंडर में रहेंगे, लेकिन इंटरनल रूल पूरा क्या देखेंगे, ये लोग देखेंगे। तो ये ऐसा चाहते थे। लेकिन असर्टिव्स चाहते थे स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो देखा आइडियोलॉजी बेस्ड डिफरेंसेस, ये एक हो गया। सेकंड देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड बिलीव करते थे, यानी किसी भी तरीके का अगर ये कोई रिवोल्ट करेंगे, किसी भी तरीके से अगर ये डिसएग्री करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही करेंगे। लेकिन जो असर्टिव्स थे ये अपने अप्रोच में रेडिकल थे, ठीक। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो ब्रिटिश रूल में अच्छे पोजीशंस पे विराजमान थे, और ये चीज सबसे साफ साफ दिखाती है कि अगर वो उन्हीं की रोटी खाते हैं तो उनके अगेंस्ट में ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। लेकिन ये लोग जो थे इन्होंने ब्रिटिश रूल को सीधे से डिनाउंस किया और उसको डिफाई किया, ठीक है। इनको ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले में बिलीव था, उनमें इनको फेयर था। इनके हिसाब से ये था कि अगर कोई रूल ऐसा आ रहा है, कोई पॉलिसी ऐसी आ रही है जो मान लो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसको ये इतना समझते थे कि शायद इसके बारे में ब्रिटिशर्स को अच्छे से नॉलेज नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो हम उनको बताते हैं कि हाँ यहाँ पे चीजें गलत है। मतलब उनको ये नहीं था कि वो बुरे इरादे से ही उसको लेकर के उनके इंटेंशन ही बैठे, ऐसा ये मानने को तैयार नहीं थे। इनको पूरा फेयर था कि उनका जस्टिस सही है और वो फेयर प्ले करते, लेकिन ये ट्रू नेचर जान चुके थे। तो ये इंडिया की पावर्टी के लिए ब्रिटिशर्स को ही क्या करते थे, रेस्पॉन्सिबल ठहराते थे। इनको सपोर्ट मिलता था इंटेलिजेंसिया से, एलिट क्लास से, लेकिन इनको सपोर्ट था मासेस से। ये मास सपोर्ट लेकर के आए थे, ठीक है, मिडिल क्लास और मासेस। ये सारे लोग जो अर्ली नेशनलिस्ट थे ये सब फॉरेन से पढ़ करके आए थे, वेस्टर्न कंट्रीज से पढ़ के आए थे, वेस्टर्न फिलॉसफी में ये बिलीव करते थे। लेकिन जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे ये इंडिया की पास्ट एंड ग्लोरी में बिलीव करते थे और इसको पूरी तरीके से डिफाई करते थे, नकारते थे, ठीक। तो अब आप देख सकते हो, अगर ये आपको एक चीज दिखाऊं, सीधे एक दूसरे के कंट्रास्ट में है और दोनों के दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही है, ठीक। दोनों के दोनों उसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो 1885 में एओ ह्यूम ने क्या करी थी, फाउंडेशन जिसका रखा था। अब यहीं से आपको अगर हम ले चलते हैं सूरत स्प्लिट पे, तो आप चीजें समझ जाओगे, आप चीजें यहां से समझ जाओगे 1907 में। अब आप देख रहे हो कि इतने बड़े आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इन लोगों में हैं, ठीक है, तो क्या चीजें सही से चल पाएंगे, आप कहोगे नहीं। अब ये तो एक ब्रॉड सिनेरियो बन रहा था। उसी टाइम पे 1905 में क्या हुआ, बंगाल का पार्टीशन हो गया, जो आप कह सकते हो सूरत स्प्लिट का इमीडिएट काज था। अब जब ये स्प्लिट हुआ तो जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं ये चाहते थे दो चीजें। एक तो ये चाहते थे कि हम इनका जो विरोध कर रहे हैं, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला रहे हैं, इसको केवल हम बंगाल में ही चलाएं, बंगाल में कन्फाइंड करें, क्योंकि प्रॉब्लम बंगाल की है तो बंगाल में कन्फाइंड करें। दूसरा जब बात आई कि हम लोग स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, बाइकॉट नहीं, स्वदेशी बढ़ाओ, यूज करो, लेकिन बाइकॉट मत करो, ठीक है, बाइकॉट अपने आप हो जाएगा। मतलब सीधे सीधे इनके ब्रिटिश के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहते थे इनका था। लेकिन जो ये रेडिकल्स थे इनका ये था कि नहीं, बहुत बढ़िया मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो। यानी ये जो बंगाल का पार्टीशन उन्होंने किया है, इसको एक हवा दे दो नेशनलिज्म की, और अक्रॉस द इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया नेशनलिज्म का मूवमेंट फैलाओ, और ब्रिटिशर्स का जो ट्रू नेचर है उसको सबके सामने लेकर के आओ, और इसको पूरी तरीके से एक ब्रॉड मूवमेंट बना दो। इसको पहला था। दूसरा ये कहते थे नहीं, बाइकॉट साथ में लेकर के चलो। तो यहाँ पे 1905 में ही तगड़े से इनमें डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। इसीलिए आप अगर अर्ली नेशनलिज्म जो पढ़े हो अर्ली फेज का, वो आप कहा 1905 तक ही पढ़े हो, ठीक है। 1905 से देखो यहाँ से अलग हो रहे हैं ये, बस ऑफिशियली 1907 में अलग हुए थे, जो कि 1908 में साइन भी हो गया था नहीं पूरी तरीके से। तो ये चीज आप यहाँ पे देखोगे।
कि आइडियोलॉजी के बेस पे, अब उस आइडियोलॉजी के बेस पे चलता रहा कि 1905 से ही कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन होगा। अब दो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी का आदमी होगा कि इस आइडियोलॉजी का आदमी होगा, इस पे कंट्रास्ट शुरू थी। तो 1905 किस तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो टाइम निकला। 1906 में दादा भाई नौरोजी थे, उसका टाइम निकला। लेकिन 1907 में फिर ये हुआ कि जो ये वाले थे ये चाहते थे लाला लाजपत राय बने और ये लोग चाहते थे रासबिहारी घोष बने, ठीक है। और वहां पे लीडरशिप को लेकर के तगड़ी लड़ाई हो गई, और जब लड़ाई हो गई तो उसमें फाइनली इनको एक्सपेल कर दिया गया, यानी इन लोगों को जो ये रेडिकल्स थे इनको कांग्रेस से निकाल दिया गया, क्योंकि उस समय भी जो एक कह सकते हो कि मेजॉरिटी जो थी वो अर्ली नेशनलिस्ट वालों की थी, तो ये लोग उसमें से निकाल दिए गए, ठीक है। और इस चीज को कहा जाता है सूरत स्प्लिट, और इसका ब्रिटिशर्स ने खूब फायदा उठाया और वहां पे लेकर के पॉलिसी है कंसेशन एंड रिप्रेशन की। ब्रिटिशर्स कंसेशन किसके लिए, कंसेशन अर्ली नेशनलिस्ट वालों के लिए, क्योंकि ये उनके लिए ज्यादा खतरा थे नहीं, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम्स के लिए, और रिप्रेशन किसके लिए, रेडिकल्स के लिए, और इस तरीके से इनके स्प्लिट का उनको फायदा हो गया। अब एक चीज आपके बुक में है लेकिन सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट के लिए भी जरूरी है, इसलिए हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और आपके वो प्री बोर्ड में या जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसमें काम आ जाएगा। तो उसको देख सकते हो, जिसमें है कि कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ रेडिकल से कॉज ऑफ द राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट, यानी असर्टिव नेशनलिस्ट के राइज होने की क्या क्या कॉजेज थे। अभी जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो आप रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि वो आप पहले से पढ़ते चले जा रहे हो। तो चलिए वो कॉजेज हम लोग एट अ ग्लांस देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो रेडिकल्स है या सेकेंड फेज के जो नेशनलिस्ट है इनके राइज के क्या क्या कॉजेज थे, क्यों ये आइडियोलॉजी यहाँ पर आई। सबसे पहले हम देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश। 1885 में कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी और 1905 तक अगर आप टाइम पीरियड जोड़ लोगे तो आपको देखने में आएगा कि 20 इयर्स, और 20 इयर्स जब जिस तरीके से ये इंडियंस अपनी डिमांड रखते रहे, ग्रीवेंसेस रखते रहे, 20 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। और उनको फिर ये दिखने लगा कि ट्रू नेचर जो ब्रिटिशर्स का है वो क्या है, वो रियल में हम लोगों के लिए कुछ चाहते हैं या बस बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। तो उनका एक जो सच चेहरा है वो निकल के सामने आया, जिसमें ये भी दिखा कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया, 1898 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट आया जिसमें उनके मेंबर्स को कम कर दिया गया, देन यूनिवर्सिटी एक्ट आया जिसमें यूनिवर्सिटी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा कर दिया गया, उसकी लिबर्टी खत्म कर दी गई। तो इस तरीके से ये धीरे दिखने लगा कि ब्रिटिशर्स का ट्रू नेचर जो है वो ये फ्रीडम देना या राइट्स देना नहीं है, वो तो राइट्स देने के नाम पे और ज्यादा राइट्स लिए ले रहे हैं, ठीक। तो ये चीज था फेलियर ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। फेलियर यही था कि जो चीजें हम देख रहे हैं कि पार्टीशन या एजुकेशन पे कंट्रोल, ये सारी चीजें क्या है, ये है। इसमें ये दिख रहा था कि नेशनलिस्ट जो है वो अपने अप्रोच में फेल हो रहे थे, उनके जो अप्रोचेस थे, उनके जो मेथड्स थे स्ट्रगल के, वो सक्सेस नहीं थे। अगर वो सक्सेस नहीं थे तो कहीं ना कहीं एक दूसरी तरीके से स्ट्रगल करने की नीड यहाँ पर थी। वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशन, लगातार ये देखा जा रहा था कि यहाँ से वो रेवेन्यू ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ पूरी तरीके से हो रही थी, लेकिन इंडिया के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। आपने पहले भी फेमाइन और लॉर्ड लिटन का देखा था, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हुआ। 1896 से लेकर के और 1900 के बीच में फिर से एक फेमाइन आई थी, और इस टाइम पे भी मिलियंस ऑफ 9 मिलियन लोग, 9 मिलियन लोग, ठीक है, यहाँ पे उनकी लाइफ्स खत्म हो गई। और उस टाइम पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, और किया तो क्या किया, उस टाइम पे जो क्वीन विक्टोरिया का एक्लेमेशन हुआ था थ्रोन पे, उसके सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोग मर रहे हैं फेमाइन से और वहां पे सिल्वर जुबली मना रहे हैं, ठीक है। ग्रोइंग कॉन्शियसनेस एमंग इंडियंस। अब यहाँ पे क्या था कि भाई एजुकेशन धीरे धीरे यहाँ पे फैल रही थी। अच्छा, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने एक काम जरूर किया था, जो प्ली प्रेयर पिटीशन ये सब जो करते थे और पीपल को अवेकन करने का काम करते थे, उनके ऑब्जेक्टिव्स में आपने ये चीज देखा था, तो उसमें वो सक्सेस हुए थे। तो लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस आ गई थी, लोग भी अच्छी चीजें जान रहे थे, या ये ट्रू नेचर जिसकी आप बात करें इसको पहचानने में कामयाब हो रहे थे। नीड फॉर मॉस एक्शन, इस टाइम के जो थिंक टैंक था इस टाइम का, उसने ये एक चीज जरूर पब्लिक को बताया, नहीं मासेस को बताया कि तुम अपनी प्रॉब्लम की जड़ तुम ही हो, या ऐसे समझ लो कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स की रेमेडी जो है वो तुम्हारे ही पास है। अगर तुम्हारे ऊपर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तुम्ही को बोलना पड़ेगा। और इस तरीके से मोबिलाइज किया गया यहाँ पे
मासेस को मास एक्शन की नीड थी, और जो कि रेडिकल अप्रोच से ही आ सकती थी। जो क्राउड होती है वो हीरोइक एक्शन देखना चाहती है, और हीरोइक एक्शन वालों के ही साथ जाना चाहती है, ठीक है। वो हाथ पैर जोड़ के काम करवाने वालों के साथ में पब्लिक डायरेक्टली मोबिलाइज नहीं होती है। आप कोई भी मूवी या ऐसा कुछ देखना चाहो तो आप यही उम्मीद करते हो कि हीरो जाएगा, मार पीट करके काबू करेगा, हाथ पैर जोड़ के काबू करेगा। ऐसी मूवीज आप खुद नहीं देखना चाहते हो। तो ये चीज यहाँ पे। दूसरा था इंटरनेशनल इवेंट का कुछ इन्फ्लुएंस हुआ। ये चीज आप वहां पे देख सकते हो। जब आप फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़े थे वहां पे भी आपने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो अफगानी से वहां पे हार रहे थे, और ये चीज कहीं ना कहीं इनको एक तरीके से जो है ये संदेश दिया कि ब्रिटिशर्स जो है वो इनविंसिबल नहीं है, उनको डिफीट किया जा सकता है। तो इनको एक इनकरेज दिया, ठीक है, उस टाइम पे। और यही चीज यहाँ पर भी हुआ कि जापान ने रसिया को हरा दिया, अबिसिनिया ने इटली को हरा दिया। जो है साउथ अफ्रीका में बोर्स एक ट्राइब होती है, वो लगभग 3-4 ईयर्स तक वो इंग्लिश एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर से लड़ते रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो इंडियन स्ट्रगल करने वाले लोग थे, नेशनलिस्ट थे, उनको ये चीज लगी कि ये ऐसा नहीं कि इनविंसिबल है, अजय हैं, जीते नहीं जा सकते हैं। तो इनको वहां पे करेज मिला एक तरीके से, और वो लोग क्या किए, तो उस इन्फ्लुएंस की वजह से भी ये लोग थोड़ा रेडिकल हुए अपने अप्रोच में। इसके अलावा भाई टाइम बियॉन्ड एजुकेशन बढ़ती जा रही थी, लोग पढ़ाई करते जा रहे थे। अब ये भी था कि पढ़े लिखे लोग इंडिया में आ चुके थे, इंग्लिश एजुकेशन फैलाई जा चुकी थी, सब पढ़ लिख रहे थे। और पढ़े लिखे जब रहे थे तो वो ये भी देख रहे थे पढ़े लिखे लोग अगर अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, और अनएम्प्लॉयड ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली बात थी कि काबिलियत तो है जो है आईपीएस बनने की, लेकिन बनाए जा रहे हैं 4th क्लास कर्मचारी, 4th क्लास के एम्प्लॉय, तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। और ये चीज आप देख ही रहे होंगे कि कोई कितना भी ज्यादा काबिल हो, आर्मी में उसको सूबेदार से ऊंचे का कोई रैंक ही नहीं दिया जाता था। इसी तरीके से क्लर्क से ऊपर की नौकरी किसी ऑफिस में नहीं होती थी। तो अगर कोई एजुकेटेड पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए वो सबसे बड़ा डेंजर है, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से वो क्या हो जाता है, वो काफी क्रिटिकली गवर्नमेंट को एग्जामिन करने लगता है। तो वो चीज, वो क्लास यहाँ पर निकल के आई। तो ये लोग रेडिकल अप्रोच से ये लोग आ गए हैं। ये ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस अब्रॉड हुआ क्या था, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश कर ली, और वो स्टैब्लिश करने में ब्रिटिशर्स के इंडियन रिसोर्सेज का, इंडियन पीपल का, इंडियन थिंक टैंक का सहारा लेकर के वर्ल्ड के और पार्ट में अपनी कॉलोनीज बनाई, यानी उसमें इंडियंस ने ही उनकी हेल्प करी। लेकिन उन्हीं कॉलोनीज में जो है स्पेशली जब अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका या अफ्रीका में जब इंडियंस आते तो वहां उनके साथ में क्या होता, इल ट्रीटमेंट उनके साथ होता, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता। उनको बड़ा बुरा लगता कि यार हमारे ही रिसोर्सेज से यहाँ पे इन्होंने कॉलोनी बनाई है, और हमारे साथ ही यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन बड़े तगड़े तरीके से, कुछ मूवीज में नाम नहीं याद आ रहा था, अमिताभ बच्चन की थी, उसमें था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो वास्तव में ऐसा लिखा होता था। पब्लिक पार्क्स, रेलवे, ये सब उनके ब्रिटिशर्स के रिजर्व होते थे, कई जगह इनको एंट्री नहीं होती थी। तो ये चीज यहाँ पे इनको बहुत बुरी लगी, तो उन्होंने इसका विरोध किया। लॉर्ड कर्जन की रिप्रेसिव पॉलिसीज, उसी रिप्रेसिव पॉलिसीज में ये आते हैं जिसमें आपका प्रेस एक्ट है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसमें कलकत्ता कॉर्पोरेशन में इनकी जो है मेंबर्स कम कर दिए गए। यूनिवर्सिटी एक्ट है, यूनिवर्सिटी एक्ट में यूनिवर्सिटी से चूंकि नेशनलिज्म ज्यादा राइज हो रहा था, वहां से पढ़े लिखे लोग गवर्नमेंट को जो है क्रिटिसाइज करने वाले लोग निकल रहे थे। तो वहां पे क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे क्या होगा, इन सब पे गवर्नमेंट का कंट्रोल, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एक्ट से आया। तो ये लॉर्ड कर्जन की रिप्रेसिव पॉलिसीज थी। और पार्टीशन ऑफ बंगाल आप पढ़ ही चुके हो, ठीक है, कि बंगाल का पार्टीशन जो था उसने कहीं ना कहीं ये संदेश दे दिया कि विनय न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत। रामचरितमानस की चौपाई आप पढ़े होगे कि भगवान राम विनय करते रहे समुद्र से कि रास्ता दे दो, जाने दो, 3 दिन तक, लेकिन वो नहीं माना, तो आखिर में उनको धनुष बाण उठाना ही पड़ा, ठीक। तो ये क्या है, ये कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ रेडिकल्स। अब हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेडिकल्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट। तो ये एक लाइन का आंसर है। उनका ऑब्जेक्टिव इतना था, अटेनमेंट ऑफ स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इसके लिए इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या, इसके लिए इनके मेथड्स क्या थे। ऑब्जेक्टिव तो ये था, मेथड्स क्या थे इनके। तो मेथड्स में आपको 3 चीजें केवल जाननी है। एक इनका है स्वदेशी माने प्रोडक्शन इंडिजीनियस थिंग्स, यानी अपनी कंट्री में
चीजें पैदा करो, प्रोड्यूस करो और उनका यूज करो, दैट इज स्वदेशी। बॉयकॉट का मतलब है फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना। और इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पे लोग काम करते थे, यानी जो गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस थे उनको अवॉइड करना, उनमें एडमिशन नहीं लेना, उनमें पढ़ाने नहीं जाना, अपने खुद के स्कूल इस्टेब्लिश करना और उसमें जो है एजुकेशन चलाना। ये 3 मेथड्स थे इनके, ठीक। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए और ये मेथड्स हो गए, राइट। अब इसमें क्या बचा, अब हमको वही लाल बाल पाल का ट्राई पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ठीक। टाइम पीरियड 1856 टू 1920। इनको कहते हैं फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। क्या कहते हैं, लिख देते हैं, फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। ये इनको कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। इनका एक स्लोगन काफी फेमस है, क्योंकि ये असर्टिव्स जो स्वराज चाहते थे वैसा इनको चाहते, ये कहते थे स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक। ये इनका था। अगर इनके कंट्रीब्यूशन पे जाएं, अगर इनके कंट्रीब्यूशन पे जाए तो इनके कंट्रीब्यूशन में लोग देखेंगे कि इन्होंने पूना इंग्लिश स्कूल, पूना इंग्लिश स्कूल इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा इन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी ये इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है। मासेस को इन्होंने, यानी मासेस यानी भीड़, क्राउड, ठीक है, उसको इन्होंने ऑर्गेनाइज करने के लिए और इस मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाने के लिए इन्होंने 2 चीजें करी। एक तो इन्होंने गणेश फेस्टिवल इस्टेब्लिश किया 1893 में, और इसके अलावा शिवाजी फेस्टिवल या शिवाजी महोत्सव जिसको कहते हो, ये 1895 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ठीक। इनको कहते हैं फोर रनर ऑफ महात्मा गांधी भी कहते हैं, फोर रनर ऑफ महात्मा गांधी। पूछा जाता है क्यों कहते हैं, पूछा जाता है क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि मास को मोबिलाइज करने का काम सबसे पहले इन्होंने ही किया। किसने, तिलक ने। स्वदेशी और बाइकॉट की बात करो, स्वदेशी और बाइकॉट की बात करो, सबसे पहले किसने किया, वो भी तिलक ने किया। और ये सब काम बाद में गांधी जी ने, ये सारे चीज बाद में किए थे। यानी ये सारा आइडिया जो है वो कहाँ से आया था, सबसे पहले तिलक ने ही दिया था और वो चीज बाद में गांधी जी आगे लेकर के गए। और गांधी जी हालांकि ज्यादा फेमस हुए, लेकिन ये आइडिया जो है तिलक से ही आए थे, इसीलिए इनको, तिलक को फोर रनर ऑफ महात्मा गांधी कहा जाता है, ठीक है। इनकी कुछ राइटिंग्स देख लेते हैं। तो इन्होंने केसरी मैगजीन इनकी है, जो कि मराठा में है, लैंग्वेज मराठा। और एक इनकी मैगजीन है, मतलब मराठी में है, और एक इनकी लैंग्वेज है मराठा इनकी मैगजीन है, जो कि इंग्लिश में। इनको 6 मंथ की जेल हुई थी, ठीक है। और उसमें वहां पे जेल में रह करके इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी। एक तो इन्होंने लिखा था गीता रहस्य, ये बुक का नाम है गीता रहस्य, और आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये इन्होंने लिखे थे। ये इनकी बुक्स हैं। क्या है इनकी बुक्स हैं, ठीक। इसके अलावा इन्होंने होम रूल लीग इस्टेब्लिश किया था, पूना होम रूल लीग करके है 1916 में। तो ये इनके कंट्रीब्यूशन है। एनी 2 आपको पूछे जाने हैं और ठीक ठाक आपको हमने यहाँ पर जो है वो बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने लोगों को सेल्फ डिफेंस वगैरह सिखाने के लिए काफी ज्यादा काम किए। इसमें उन्होंने जो है अखाड़ा वगैरह खोले, लाठी सिखाने के लिए, सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए ट्रेनिंग लोगों को दी, जिसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। ये सब काम किसके थे, बाल गंगाधर तिलक के थे। अब हम देखेंगे बिपिन चंद्र पाल के क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, ठीक है।
बिपिन चंद्र पाल, इनको कहते हैं फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट, इनको फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट कहते हैं। ठीक है, किसको? बिपिन चंद्र पाल को। ये एंग्री यंग मैन वाले, एंग्री यंग ट्रायो वाले में आते हैं। लाल बाल पाल वाला पूछा था, लाल बाल पाल किसके लिए है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल इनके लिए है। ठीक है, ये बेसिकली जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ट्रिब्यून के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, इंडियन टाइम्स के लिए, इन सब के लिए इन्होंने काम किया। राजा राम मोहन राय के कंटेम्परेरी रहे हैं। राजा राम मोहन राय के ये क्या रहे हैं? कंटेम्परेरी रहे हैं। तो इसके यहाँ से आप एक चीज इनका रिलेट कर सकते हो और याद रख सकते हो कि इन्होंने एज ए सोशल रिफॉर्मर काफी काम किया, जिसमें इन्होंने विडो रिमैरिज साथ में लिखते रहे, बोल रहे हैं कास्ट सिस्टम, ठीक है, सती सिस्टम, ठीक है, ऑर्फनेज के लिए, इन सब के लिए इन्होंने काफी ज्यादा काम किए हैं। किसने? बिपिन चंद्र पाल ने। और बाकी चूंकि ये क्या थे, ये एक जर्नलिस्ट थे, तो एज ए जर्नलिस्ट इन्होंने लोगों को अवेकन करने के लिए काफी न्यूज आर्टिकल्स लिखे, और इसीलिए इनको सेडिशस राइटिंग का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाली राइटिंग में, ठीक है, इनको 6 मंथ की जेल भी हुई थी। तो एज ए रिवोल्यूशनरिस्ट इनका ये काम है, और ये तो एज ए सोशल रिफॉर्मर इनका वर्क है। ठीक है, और ये एज ए कह सकते हो राइटर में कह सकते हो, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट इन्होंने मैगजीन्स पे काम किया था। तो ये बिपिन चंद्र पाल का हो गया। अब इसके बाद में, अच्छा हाँ, इनकी फोटो देखना जरूरी है, क्योंकि इमेज क्वेश्चन आते हैं, तो वो जरूरी है। गूगल पे आप कई सारी, एक पिक हम यहाँ पे लगाए थे, बाकी गूगल से आप ये कई सारी पिक देखो, जिससे समझ में आ जाए कि हाँ रियल में ये कौन है। कोई भी फोटो दे दो, आप इनको पहचान जाओ। ठीक है, सॉरी। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे लाला लाजपत राय। आपको पता है साइमन कमीशन जब इंडिया आया था, तो उसके अपोज में, जो साइमन कमीशन के अपोज में जो एक रैली निकाली गई थी, उसी में लाठी चार्ज में इनकी डेथ हुई थी। और वहीं पे इनका एक स्टेटमेंट है कि लाठी ब्लोज इन्फ्लिक्टेड ऑन मी वुड प्रूव समडे एज नेल्स इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी मेरे ऊपर लाठी का एक एक प्रहार एक दिन ब्रिटिशर्स के ताबूत की कील साबित होगा। ठीक है, यानी एक दिन ये जो लाठी चार्ज हमारे ऊपर हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक दिन ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा, और वो बात सच भी हुई। ठीक है, अब अगर इनकी बात करोगे लाला लाजपत राय की, तो ये पंजाब से रहे हैं। इनको शेर ए पंजाब भी कहा जाता है, पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब, ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और ये जो दयानंद सरस्वती थे, ठीक है, उनका जो आर्य समाज था, उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो इसके पंजाब में एजुकेशन पे काफी वर्क किया। डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एग्लो वैदिक, ठीक है, तो दयानंद एग्लो वैदिक ओरिएंटेड कॉलेज करके था, इस पर इन्होंने बहुत काम किया, और लोगों को उनके पास्ट से जोड़ा, पास्ट ग्लोरी से जोड़ा, इसके लिए इन्होंने काफी ज्यादा काम किए। इसने लाला लाजपत राय ने सोशल वर्क इन्होंने किए। और इनका एक जो है, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले का आपने देखा था कि जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी उनका था, और इनका है सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी ये किसका है? लाला लाजपत राय का, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। और ये राइटर भी रहे हैं, जिसमें इनकी मैगजीन है यंग इंडिया इनकी मैगजीन है। ठीक है, पंजाबी इनकी मैगजीन है, पंजाबी पीपल इनकी मैगजीन है, ये सब इनकी मैगजीन के नाम है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, जिसमें इनका है द कॉल टू द यंग इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक। और इसके अलावा नेशनल एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। डीएवी कॉलेजेस जो हैं, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज, नेशनल एजुकेशन, ये इनकी बुक का ही नाम है, और इस पर इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। ठीक है, और इसके अलावा जो इनका पॉलिटिकल एक कंट्रीब्यूशन है, तो लाला हरदयाल जो कि अमेरिका में थे, लाला हरदयाल, और वहीं पे उन्होंने गदर पार्टी स्टेब्लिश की थी, GHADAR गदर पार्टी,
वहां से वो इंडिया के लिए काम करते थे। तो गदर पार्टी में ये भी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। कौन? लाला लाजपत राय। तो ये कुल मिला करके आपका इन तीनों लोगों का कंट्रीब्यूशन हुआ। ये चैप्टर आपने पढ़ लिया। इसके अलावा आप बुक एक टाइम और रीड कर लीजिएगा। जब बुक रीड कर लोगे तो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। होप हम अपने मोटिव्स में कामयाब रहे आपको पढ़ाने में। चैप्टर कैसा लगा आप बताइएगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो गर्मी से परेशानी थोड़ी है ही, और यकीन मानिए कि हमारे पास कूलर तो इस समय चला नहीं सकते, एसी तो है नहीं यहाँ कमरे में। कूलर चलाएंगे तो आवाज़ आएगी ज़्यादा, तो वीडियो सही नहीं होगी। तो फिर आपके लिए किसी तरह रिकॉर्ड किए हैं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी तो हम जो ये मेहनत किए हैं तो हमें खुशी होगी कि ये मेहनत आपके काम आई। ठीक है, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, और अगले वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी आते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सबके सामने। मिलते हैं फिर। थैंक यू एवरीवन।